नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। एक लंबे अंतराल के बाद मैं वापस उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज चर्चा करेंगे कश्मीर में हो रही लगातार आम लोगों के हत्याओं के बारे में, जिसमें कुछ कश्मीरी पंडित हैं, कुछ दलित हैं और मूलतः सारे ही माइनॉरिटी, मतलब कश्मीर के हिसाब से माइनॉरिटी के लोग हैं। और कैसे इस साल अभी तक का आंकड़ा 16 है, जो कि बहुत बड़ी संख्या है देखा जाए तो। मतलब पिछले सालों के अपेक्षा पिछले साल जो है 2021 में 9 लोगों की हत्या हुई थी और 10 घायल हुए थे। मतलब अटेम्प्ट किया गया था उनको भी मारने का, लेकिन वो सब जो है किसी तरह से बच गए। तो आखिर ये हत्याएं हो क्यों रही हैं? एक तो सबसे ऑब्वियस कारण यह है कि इसके पीछे वैसे लोग हैं जो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहते हैं। टेररिस्ट हैं जो हमारी सेना ने लगातार, खास करके 5 अगस्त 2019 के बाद पूरा जो एक कश्मीर में आतंकी परिदृश्य में जो बदलाव आए हैं, जो अंतर आए हैं, तो उससे इन लोगों की बिलबिलाहट हमें लगातार देखने को मिल रही है। हमने देखा है कि इन्होंने सबसे पहले, अगर हम पिछले कुछ सालों की बात हम करें, खास करके नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल की, तो उसमें हम पाते हैं कि सेना को एक तरह से फ्री हैंड दिया गया इस पूरे सिचुएशन को अपने तरीके से हैंडल करने के लिए। तो इसमें हमने देखा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो था, जो बाहर से आतंकी आते थे, उस पर तो लगभग आप मान सकते हैं कि वो नगण्य होता जा रहा है, वो शून्य की तरफ जो है बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो आंतरिक मामले हैं कश्मीर में, उसमें सिविलियंस की डेथ जो है, उसमें बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा कमी नहीं आ रही है। और ये सारी हत्याएं आतंकी हत्याएं नहीं हैं, आतंकियों ने की हैं, लेकिन इसे आप उस संदर्भ में मत देखिए कि जैसे कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हुआ सिक्योरिटी पर्सनल के व्हीकल पे, या उस पर पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, तो उसमें जो बाहर में खड़ा कोई सिविलियन था उसकी हत्या हो जाती है। नहीं, ये वस्तुतः चिन्हित करके, निशानदेही करके टारगेटेड किलिंग्स हैं। ये एक पिस्तौल लेके व्यक्ति जाता है और देखता है कि ये नॉन कश्मीरी है, ये बिहार का मजदूर है, तो उसे गोली मार देता है। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अफसर है तो उसे गोली मार देता है। इसमें लगातार हमने देखा है कि 2-3 छोटे छोटे टेररिस्ट, जैसे जैश ए मोहम्मद या लश्कर ए तैयबा टाइप के नहीं हैं, इसमें वहीं के कुछ हैं जो क्लेम करते हैं कि उन्होंने ये करवाया है। अब उनके क्लेम में कितना सत्य है, यह तो सुरक्षा एजेंसियां हैं या जो भी एजेंसियां इसमें इन्वॉल्व हैं उसको जांच रहे हैं, वही बता पाएंगे। लेकिन एक कश्मीर टाइगर्स करके है, एक टीआरएफ है, द रेजिलियंट फोरम या ऐसे करके फोर्स करके है। ये टीआरएफ जो है ये पाकिस्तान से, कराची से संचालित होता है। कश्मीर टाइगर्स भी जो, जाहिर सी बात है कि भारत से तो उसको उस तरह समर्थन मिलेगा नहीं, तो ये लोग भी कहीं ना कहीं आईएसआई के, पाकिस्तान के, वहाँ की आर्मी के प्रॉक्सीज हैं, जो हमेशा से, अभी भी भारत पाकिस्तान भी जब बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, जो मेरे इस वीडियो का दूसरा हिस्सा है कि कैसे वहाँ पे इनका इन्वॉल्वमेंट है, तो बातचीत करने की पहली शर्त भारत की रहती है कि आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बंद कीजिए, ये सब बंद कीजिए। और पाकिस्तान की शर्त अब नहीं है कि आप 2019 के 5 अगस्त से पहले जो सिचुएशन थी, यानी कि कश्मीर को जो बाइफरकेट करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया, तो बोला कि वैसी आप जो है स्थिति पुनः जैसा था वहाँ पे जाइए, उसके बाद ही हम किसी भी तरह की चर्चा करेंगे। यहाँ पे इसी कारण से लगातार डिस्टर्बेंसेस जो है क्रिएट किए जा रहे हैं। अब कश्मीरी टाइगर्स जो है वो लगातार ये लिखते रहे हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं जिस पे ये लोग पोस्ट डालते हैं। जब इन्होंने 2021 में 16 लोग टोटल मरे थे, तो उसी में उन्होंने अक्टूबर में भी, आपको याद होगा कि 4 मजदूर थे, 4 या 5 मजदूर थे, एक एक करके मारा गया था। उसमें फिर एक मेडिकल की दुकान उनकी थी, उनको मारा गया था। तो उसमें उन्होंने उस वक्त लिखा था कि हम वैसे लोगों को चिन्हित करेंगे जो कश्मीरी पंडित हैं और जिन्हें सरकार फेवर करके वैसे विभागों में नौकरियां दे रही हैं जहां से कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज की जा सकती है। डेमोग्राफी मतलब जनसांख्यिकी, मतलब कि मुसलमान अधिक हैं तो कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास होगा, तो मुसलमान कम होंगे, हिंदुओं की संख्या बढ़ेगी।
तो ऐसे डिपार्टमेंट जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैं, सेल्स हैं, तो इन सब में उनके अनुसार भारत सरकार ऐसा कोई फेवर कर रही है कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता, उनको ऐसा लगता था। और फिर उन्होंने एक के बाद एक ऐसे लोगों को मारना शुरू किया। एक व्यक्ति निश्चल थे, 62 साल के थे, उन्होंने डोमिसाइल का सर्टिफिकेट लिया ही था कि उसके कुछ दिन बाद उनकी जो है भरे बाजार में, जो है बहुत ही बिजी स्ट्रीट है, हरी सिंह मार्ग है शायद, तो वहाँ पे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसी तरह राहुल भट्ट थे और रेवेन्यू अफसर थे। तो इन लोगों की हत्याएं लगातार जारी हैं। आप देखिए कि संख्या भले ही हमें साल भर में 16 ही लग रही हो, साल भर में 9 ही लग रही हो, लेकिन इस पूरी आतंकी वारदातों का, इन सारी वारदातों का एक ही उद्देश्य है। वो उद्देश्य यह है, एक तो है कि हम हैं, ये टेररिस्ट बताना चाहते हैं कि हम हैं, क्योंकि ये बम कहीं फोड़ नहीं सकते, कहीं पे पुलवामा जैसे स्थिति जो है उत्पन्न नहीं कर सकते, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि सिक्योरिटी जो है वो पूरी तरह से टाइट कर दी गई। तो अब ये दो तरह से काम कर रहे हैं। एक ये है कि ये ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं चल रहे हैं, हत्या जो भी हो रही है वो पिस्तौल से हो रही है। और करने वाले कौन है? करने वाले वो लोग हैं जो हमारी सेनाओं के या सुरक्षा व्यवस्था के रडार पे नहीं है। मतलब ये रैंडम लोग हैं, जैसे पत्थरबाजी कौन करते थे, नमाज पढ़ के निकले मस्जिदों से, पत्थर पकड़ा दिया गया और वो जो है पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो उन सब को आप उनकी प्रोफाइलिंग नहीं कर सकते। उसी तरह ये वैसे लोग हैं जो रैंडम इंडिविजुअल्स हैं और इनका इंक्लिनेशन है उस तरह की चीज़ों में। इन्होंने बात किया, एक पिस्तौल दे दिया और बोला कि जाके गोली मार देना है तुम्हें। तो जिहाद के नाम पे तो मार ही देंगे। तो वही हो रहा है कि इसमें अगर ऑर्गेनाइज तरीके से होता तो सेना को पता चलता है कि आरडीएक्स का मूवमेंट कहाँ पे हो रहा है या आर्म्स जो है कहाँ से खरीदी जा रही है। अगर ज़्यादा, अब एक पिस्तौल तो जाके बिहार के मुंगेर से आप ले आइए और आप इन लोगों को ट्रेस करने लगेंगे। और मुझे लगता है कि जब तक इस तरह के, एक तरह से लोन वुल्फ अटैक कह सकते हैं इसको, उसमें कैजुअलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी इसमें अकेला आदमी काम करता है, अपने आप काम करता है। तो इन लोगों पे नज़र रखनी चाहिए कि लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं। मैंने मतलब इनको देखा है, ये ऐसी ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ इनके होने का कोई औचित्य नहीं है। तो अगर मुझे ऐसा लग रहा है, सुरक्षा एजेंसियों को भी उसी तरह से टारगेट करना चाहिए कि ये लोग कहाँ पे हैं। तो अगर सुरक्षा एजेंसियाँ, एक प्रश्न आता है कि क्या हमारी एजेंसियाँ फेल कर रही हैं, असफल रही इनको प्रोटेक्ट करने में, फिर इसको आप इसी संदर्भ में देखिए कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है। सेना या वहाँ की पुलिस जो है इस तरह से हर एक आदमी के घर में तो जा नहीं सकती है। तो थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट हम उन्हें दे सकते हैं कि इन लोगों को चिन्हित करना अभी मुश्किल है, लेकिन इस तरह की घटनाओं का एक पैटर्न जब बनता जा रहा है, तब मुझे लगता है कि वहाँ की लोकल जो स्थानीय पुलिस एजेंसी है, उन लोगों को इस पर एक बृहद चर्चा करनी होगी। कल शायद 3 जून को अमित शाह और बाकी लोग जो है इस पे, डीजीपी जो है कश्मीर के, उनकी एक बैठक भी होने वाली है कि ये इसे किस तरह से मतलब रोकना चाहते हैं। कहने को तो ये छिटपुट हत्याएं हैं कि एक इधर हो गया एक उधर हो गया, लेकिन इन सब में उसी तरह से एक पैटर्न है जैसा कि लव जिहाद वाले मामले में था कि हम सुनते थे केरल में हो गया, एक जगह वहाँ पे यूपी में हो गया, कानपुर में हो गया, ऐसे ऐसे। लेकिन जब हमारे पास ज़्यादा आंकड़े आने लगते हैं तो आप एक पैटर्न देख सकते हैं, और जब पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लेगा वो हमें समझ में आ जाएगा, तो फिर ऐसी घटनाओं को रोकने में सेनाओं को और जो भी एजेंसियां हैं वहाँ पे थोड़ी सी आसानी होगी। अब प्रश्न यह है कि ये टारगेटेड किलिंग्स क्यों हो रही हैं? इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले सालों में सरकार ने वहाँ पे ज़मीन की खरीदारी जो है, भूमि कोई भी खरीद सकता है, वहाँ पे आप जाके आपको दुकान लगाना है, आपको रहना है, पुनर्वास करना है, तो उसकी व्यवस्था सरकार कर रही है। अब सरकार जब अलाउ कर रही है तो जाहिर सी बात है कि वैसे लोग जो कश्मीर को अपने बाप का मानते हैं, उन लोगों को समस्या होगी ही। तो ये लोग जिन्होंने 100% हिंदू वाले और बौद्ध कश्मीर को 2% और 1% पर लाकर रख दिया है, इन्हें अब डेमोग्राफी के बदलने की चिंता हो रही है। और दूसरी बात यह भी है कि
जब राजनीतिक शक्ति छीन ली जाती है लोगों से, जैसे कि महबूबा मुफ्ती हो गए, उमर अब्दुल्ला हो गए, इन लोगों को, जो 2-3 परिवार जो थे लगातार सत्ता में बने हुए थे, और ये लोग आज के भी समय में या तो नज़रबंद हैं या चुप है। चुप होने के कारण है क्योंकि सरकार ने इन्हें उस तरह से कुछ विनम्रता पूर्वक जो है बातचीत की है इनके साथ, तो उसके बाद ये शांत पड़े हुए हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके काडर या उनके सिंपैथाइजर्स जो हैं वो लोग भी शांत पड़े रहेंगे। तो इन लोगों ने भी उनको हवा दिया। आप देखिए कि इनकी चुप्पी आप देखिए, कोई नहीं बोल रहा है इन बातों पे। जब सरकार पुनर्वास के लिए कोशिशें करती है, प्रयास कर रही है, चेष्टा कर रही है, तब इनकी बिलबिलाहट जो है बढ़ती जाती है, क्योंकि इनको पता है कि अगर 370 हट सकता है, ये जानते हैं कि पुनर्वास 2 साल में ना हो, 5 साल में ना हो, 10 साल में ना हो, लेकिन अंततः यह होगा अगर उस तरह का कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा, अगर सुरक्षा बल हो और वहाँ के लोगों को भी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में लिया जाए। वहाँ के लोगों को वैसे कॉन्फिडेंस में लेना थोड़ी मतलब मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से आतंकियों को पनाह देना हो या आतंकियों के जनाजे में भीड़ देखी जाए, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ के लोग विलिंगली, मतलब अपनी इच्छा से बाहरी लोगों को, तथाकथित बाहरी तो ये स्वयं ही है, लेकिन ये जिन्हें बाहरी मानते हैं उन्हें वहाँ पे बसने देंगे। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक तो वहाँ की पॉलिटिकल जो पावर है वो तो शांत है ही, दूसरा उनको अपनी उपस्थिति दिखानी, तीसरी बात यह है कि इनके पास आ कहाँ से रहा है ये फंड या जो भी ये सब कर रहे हैं, क्योंकि आप सामने से गोली मार रहे हैं। और आज तो राजस्थान के एक बैंक में राजस्थानी एक था, वो बैंक में कर्मचारी था, उसकी हत्या हुई कश्मीर में, वो तो सीसीटीवी कैमरे पे है। तो आखिर उसको कंपनसेट भी तो किया जाएगा ना, जो पिस्तौल लेके जा रहा है जिहाद करने के लिए, तो उसके लिए फंड्स कहाँ से आ रहे हैं। अब इसका दूसरा पहलू आप देखिए कि पिछले 2-3 दिनों से आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि पाकिस्तान के अखबार में लिखा गया कि भारत और पाकिस्तान में बैक चैनल टॉक्स जो हैं वो 2021 की फरवरी से ही चालू है और बातचीत हो रही है। 2003 के सीज फायर समझौते पर जो है ये अग्री कर गए हैं, और कोई भी मेजर सीज फायर वायलेशन, मतलब सीमा पर जो गोलीबारी होती है, वो उस तरह से नहीं हुई है। इन सब चीज़ों को आप देखेंगे, फिर और भी थोड़ा आप डिग करेंगे तो पता चलता है कि श्रीलंका की जो स्थिति है उसी तरह की स्थिति की तरफ पाकिस्तान लगभग बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान का आकार थोड़ा बड़ा है और वो चूँकि एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज उस सब में आता है, तो वो किसी तरह से बचा हुआ है। सऊदी से भीख मांगकर $1 अरब ले लेगा, इसका उधार लेके उसको देगा, उससे उधार लेके किसी तरह मैनेज करके चल रही इकॉनमी। और इमरान खान भी अभी सत्ता से बाहर गए हैं। वहाँ आटा, वहाँ पर रोटी, टमाटर, बेसिक चीज़ें जो हैं वो इतनी महंगी हो गई हैं कि सिविल वॉर का, एक गृह युद्ध की स्थिति वहाँ पे बनती जा रही है। ऐसे में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान अब भारत को बोल रहा है कि हम अपने यहाँ उच्चायोग में, हाई कमीशन में, हम एक ट्रेड मिनिस्टर बिठाएंगे, हमारा ट्रेड पैक्ट जो है भारत के साथ आरंभ किया जाए, क्योंकि गेहूँ इनको 4 मिलियन टन चाहिए और रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण जो है पूरे विश्व में गेहूं का, मतलब एक तरह से आपूर्ति में जो है संकट उत्पन्न हो गया। और पाकिस्तानी अखबार के अनुसार भारत गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट करके उनको जो है गेहूं देने के लिए तैयार है। इसके बाद फिर ये मैं आपको सिर्फ कुछ कुछ बिंदु बता रहा हूँ, आप खुद उसको कनेक्ट कर पाएंगे। पिछले 2 सालों में, खास करके पुलवामा के बाद जो है एकदम से बाहर में तो कोई भी इस तरह की बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन जब से शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने पे कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस गए और जो भी है, तो उसके बाद से थोड़ा सा उन लोगों को, पाकिस्तानियों को होप दिखा है कि सरकार शायद इमरान खान के जाने के बाद विलिंग हो। लेकिन पाकिस्तान की सरकार अभी भी वही, शहबाज शरीफ ने पब्लिक रैली में कहा है कि भारत जब तक 2019 5 अगस्त की स्थिति पे वापस नहीं जाता तब तक हम लोग किसी तरह की बात नहीं कर सकते। लेकिन
दूसरी तरफ से खबरें आ रही हैं कि वहाँ की सेना जो है बोल रही है कि नहीं, हमें जो है बातचीत करना चाहिए और हमें ट्रेड रिलेशंस रिज्यूम करना चाहिए, क्योंकि भारत के साथ अगर ट्रेड रिलेशन पाकिस्तान का दोबारा स्थापित नहीं होता है तो पाकिस्तान बहुत ही बुरी स्थिति में चला जाएगा। अब बात यह है कि आप गारंटी इसके लिए क्या दे रहे हैं, तो हम कोई भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं करेंगे, तो उसमें तो हमारी सेना सक्षम है। आपके इस वायदे से पहले से ही हमारी सेनाएं आतंकवाद को तो लगातार रोकने में सक्षम रही है। वो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमले तो उस तरह से हो नहीं रहे हैं, इक्का दुक्का हुआ है। लेकिन आप 2014 से ही अगर देख लें तो नरेंद्र मोदी के आने के बाद बाज़ारों में बम फटने की घटना, कि संकट मोचन मंदिर पे बम फोड़ दिया गया तो ट्रेन में बम फोड़ दिया, और इस तरह की चीज़ें जो वो तो लगभग लगभग ख़त्म है। कश्मीर में एक दो घटनाएं हुई हैं, उरी हुआ तो उसके बाद क्या हुआ वो भी हमने देखा, पठानकोट के बाद क्या हुआ, तो हमने न सिर्फ घटनाओं को मिनिमाइज किया, न्यूनतम स्तर पे ले गए, बल्कि जवाब भी देने लगे हैं। तो इस कारण से हम तो अब एक ठीक ठाक स्थिति में हैं, तो पाकिस्तान किस चीज़ की गारंटी दे रहा है, और पाकिस्तान के बिहाफ पे कौन ये गारंटी देगा? शहबाज शरीफ गारंटी देगा या फिर जनरल बाजवा गारंटी देंगे, क्योंकि वहाँ पे तो पता ही नहीं चलता कौन रूल कर रहा है। और सेना अगर गारंटी देने को तैयार है तो सेना प्रमुख का क्या है, वो तो आज है फिर तो रिटायर कर जाएगा, दूसरा आएगा बोलेगा हम नहीं मानेंगे। पाकिस्तान की उनकी तो नीयत यही रही है, उनकी फितरत है कि वो आगे कुछ बोलते हैं और पीछे से फिर वो करते हैं पलट के वार। अभी उनकी फटी पड़ी है, तो इस कारण से बेचारे जो है वो बिलबिलाहट में इस तरह के मतलब रोमांटिक पोएट्री जो है उनकी तरफ से हो रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत इसमें कुछ उस तरह से रुचि दिखाएगा। तो इसको मैं कश्मीर वाले मुद्दे में इसलिए ला रहा था कि एक तरफ जहां इस तरह के पाकिस्तान अपनी मीडिया के तहत ये कह रहा है कि हम बैक चैनल टॉक्स कर रहे हैं, हम विलिंग हैं, हम सीज फायर वायलेशन वाले पैक्ट पे जो हम 2003 में जो किया गया था उसी पे चलेंगे, लेकिन दूसरी तरफ कश्मीर में सिविलियंस को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है, तो उनकी फंडिंग कौन कर रहा है, उनको पिस्तौल कौन दे रहा है, तो इस पर भी हमें सोचना चाहिए। अब है कि क्या हम सरकार को ब्लेम करें इस बात को लेके कि कश्मीर में जो सरकार प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही, सुरक्षा देने में असफल रही है। देखिए, होने का तो कोई भी इस तरह की हत्या होती है तो स्वाभाविक तौर पर हम सत्ता को ही कोसते हैं, क्योंकि सत्ता ही सब कुछ देखती है। चाहे कश्मीर में चाहे सेना देखे, वहाँ की स्थानीय पुलिस को देखे, या नॉर्मल सुरक्षा व्यवस्था जो होती है वो देखे, तो उस हिसाब से तो स्वाभाविक तौर पे सत्ता ही इसमें दोषी है। लेकिन नेचर ऑफ वायलेंस जो है, हिंसा की प्रकृति जो है जिस तरह से बदली है, उनका तरीका जो बदला है कि पहले वो भीड़ों को टारगेट करते थे, अब चिन्हित करके नॉन कश्मीरी जो हैं या वैसे कश्मीरी पंडित जो वापस आकर बसना चाह रहे हैं, जिनको सरकार फैसिलिटेट करना चाह रही है, उनको ये टारगेट कर रहे हैं। सरकार को या सुरक्षा एजेंसियों को मेरी राय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं सरकार को या सुरक्षा व्यवस्था देखने वाली एजेंसियों को अपनी राय या अपने विचार दूं, क्योंकि उनकी वो एक्सपर्टीज़ है और वो मैं यहाँ आपसे बातचीत कर रहा हूँ, आपसे संवाद स्थापित करना चाह रहा हूँ, तो वो वहाँ पे लगे हुए होंगे किस तरह से इस मेनेस को जो है रोका जाए। तो वो हो सकता है कि ऐसे लोगों को जो थोड़े भी संदिग्ध हों, पहले होता है कि आतंकियों को आप रडार पे रखते हैं, फिर जो वैसे हैं पोटेंशियल हैं उनको, फिर आप देखते हैं कि ये आदमी किस तरह की गतिविधि में जा रहा है, फिर आप हर आदमी को अगर आप पुलिस करने लगेंगे तो फिर आप पुलिसिंग स्टेट बन जाएंगे, और वो जो है डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन क्या कश्मीर में डेमोक्रेसी है उस तरह से जिस तरह पूरे भारत में है? क्या कश्मीर में वैसी स्थिति है? क्योंकि मैं कश्मीर गया हूँ और मैंने देखा है कि व्हीकल्स जो हैं आर्मी वालों के, वो एक भी आपको नया नहीं दिखेगा, सब पे इतने पत्थर के निशान हैं, और बख्तरबंद गाड़ियाँ जो होती हैं उन सब पे। तो सरकार तो अपने हिसाब से जो सरकार को करना है करेगी ही, लेकिन हाँ,
यह अगर ऐसा होने लगे कि लोग जाना ही बंद कर दें, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेना बंद कर दें, वहाँ ज़मीन खरीदना बंद कर दें, तब जो है वो टेररिस्ट, और शायद पाकिस्तान से वो स्पॉन्सर्ड हैं, उनकी योजना सफल हो जाएगी। तो ये एक तरह से जितना भी दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार को इस पे बैक ट्रैक करना चाहिए, या लोग जाते रहें और सरकार यह सुनिश्चित करे कि जो भी, क्योंकि ये इतनी आबादी में नहीं जा रही, इतनी संख्या में नहीं जा रहे हैं कि सरकार उनको प्रोटेक्ट ना कर सके, और थोड़ी सी ये अपनी सुरक्षा के भी बारे में सोचे। और अगर आप इस तरह की कॉलोनीज बना देंगे उन्हीं जगहों पे, कश्मीर घाटी बहुत छोटी है, ऐसा नहीं है कि मैनेज नहीं किया जा सकता, मैनेज कर रही है सेना, आतंकियों को जूते के नीचे रखिए वो सुधर जाते हैं, तो उस तरह से मैनेज करने में सफल है। तो उसी तरह से अलग रेजिडेंशियल कॉलोनीज बनाई जाए। अब यह तो संभव नहीं हो पाएगा कि जिसका घर जहाँ पे था वो उसी घर में जाके रहे, मुझे नहीं लगता ऐसा संभव है, लेकिन हाँ, घाटी में ही आप ऐसे जगह चिन्हित कीजिए और लैंड रिकॉर्ड्स निकालिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, किसकी ज़मीन कहाँ पे है, और वो दिलवाइए, स्वामित्व उनको वापस करवाइए। वो आज खेती ना करें, आज वो जानवर वहाँ पे ना पालें, या आज उसका वो किसी भी प्रकार से उपयोग ना कर सके, लेकिन आप अगर स्वामित्व आज दिलवाएंगे तो हो सकता है कुछ सालों के पश्चात जब स्थिति और सुधरेगी, जब वहाँ, जैसे वहाँ के लोगों ने यह तो स्वीकार लिया ना कि यहाँ अब ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, और कश्मीर का जो संविधान चलता था, कश्मीर का जो अपना झंडा चलता था, वो चला गया, वो वापस नहीं आने वाला, ये वहाँ के लोगों ने स्वीकारा। तो इन सब चीज़ में समय लगता है, थोड़ा समय व्यतीत होने पे मुझे लगता है कि वो लोग अपने खेतों में भी वापस जाएंगे, जिनको जाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जितने लोग कश्मीरी पंडित या जो भी कश्मीरी हिंदू जहाँ भी हैं वो वापस आ जाएंगे और तुरंत सब कुछ मिल जाएगा, या सबको वापस आ ही जाना चाहिए, नहीं। जिनकी इच्छा है, जिनकी मंशा है, वहाँ पे जाए और वहाँ पे अगर रहना चाहे, हाँ, सरकार को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। और अभी जो एक महीने एक थोड़ा सा सुखाड़ एक तरह से आया था, तो उसको देखते हुए आपसे उम्मीद है कि आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा, और सब्सक्रिप्शन का रेट आप बढ़ाइए, अपने दोस्तों को दिखाइए, और रिकमेंडेशन में आपके पास आए उसे अवश्य देखिए और पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिए। हम लगातार इस महीने जो है हम पिछले क्षतिपूर्ति जो है करने की पूरी चेष्टा करेंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।